नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद सम्मान यात्रा में भाग लेने पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने मड़ेगांव तिराहे में कारगिल शहीद हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत के स्मारक में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शनिवार को रक्षा मंत्री यहां विशेष हेलीकॉप्टर से सेना के हेलीपैड पहुंचे। इससे पहले सीएम यहां पहुंचे। रक्षा मंत्री का सीएम ने औपचारिक स्वागत किया। दोनों ने सीधे कार से वड्डा के समीप मड़ेगांव तिराहे पर पहुंचकर कारगिल शहीद हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत की मूर्ति में पुष्प अर्पित किए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद के परिजनों से भी मुलाकात की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई लोगों ने यहां शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी शहीद सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने झोलखेत मैदान में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर सेना और पुलिस के लोगों ने रक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। शहीद सम्मान यात्रा को लेकर यहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी राज्य की चिंता करें, लेकिन इस उत्तराखंड राज्य में हमारे सैनिक परिवारों की, जो सैनिक सीमा पर इस समय अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, उनके परिवारों की चिंता करें। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनकी चिंता करें। जो शहीद हो गए हैं उनके परिवारों की सदैव चिंता करें। मैं समझता हूं कि देश के शहीदों के प्रति यही श्रद्धांजलि होगी और देश के बहादुर जवानों के प्रति यही सम्मान होगा। इसी भाव को लेकर वह आगे बढ़ें, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और देश के शहीदों के प्रति भी सम्मान की अभिव्यक्ति। उत्तर प्रदेश के सफल दौरे के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के बीच संपत्ति साझा करने संबंधी सभी लंबित मसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद सुलझा लिए हैं। वहीं समझौतों की बात करें तो सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर जमीन के बारे में यह तय हुआ है कि 15 दिन के अंदर दोनों राज्यों के अधिकारी संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करेंगे, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश को उसकी जरूरत के हिसाब से जमीन दे दी जाएगी और बाकी जमीन उत्तराखंड के खाते में जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के लैंसडाउन दौरे से लैंसडाउन वासियों को एक बार फिर कैंट बोर्ड समाप्त करने को लेकर उम्मीद जगी है। लंबे समय से लैंसडाउन के लोग कैंट को समाप्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं अब रक्षा राज्य मंत्री से लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने कैंट खत्म करने की मांग रखी है, जिसके बाद लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले में जल्द कोई फैसला लेगी। वहीं कैंट को लेकर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि सरकार कैंट में शिथिलीकरण को लेकर विचार कर रही है। देखिए, हमने माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री से अजय भट्ट से बात करी है और हमने उनको दिक्कतें बताई कि कैंट बोर्ड की क्या क्या दिक्कतें हैं, और वो खुद भी रूबरू हैं क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी रानीखेत में ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम इसमें कोई न कोई शिथिलीकरण करेंगे और जनता को सुविधा देने के लिए कोई न कोई प्रयास करेंगे और गंभीरता के साथ करेंगे। प्रस्ताव कितनी बार कि इससे कैसे बिल्कुल ठीक है, सरलीकरण होगा। जनता को अधिकतम सुविधा कैसे मिलेगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य द्वारा आज विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत वर्ष 2017 से अभी तक के मुख्यमंत्री द्वारा की गई समस्त घोषणाओं के अधिकारियों की एक बैठक की गई, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आगामी चुनावों की तिथि नजदीक है। ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर सभी विभाग के अधिकारी इन घोषणाओं को पूरा करने में सहयोग दें। देखिए, आज विधानसभा सोमेश्वर की जो सीएम घोषणाएं थी उनकी जो 2021 में की गई थी, उनकी समीक्षा बैठक आज ली गई है और उन समीक्षा बैठकों में निश्चित रूप से जो आंकड़न बनने हैं
या जो एस्टिमेट बनने हैं या जो जॉइंट सर्वे होना है या जॉइंट इंस्पेक्शन होना है या फॉरेस्ट का कोई वहाँ पर दिक्कत है, उन सब को लेके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम विधानसभा सोमेश्वर में प्रस्तावित है, उम्मीद करते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में कोई सा भी दिन जो है हम लोग उनके कार्यक्रम का हम लोग रूपरेखा तय करेंगे और उसी दिन जो है सीएम साहब की द्वारा की गई घोषणाओं के लोकार्पण भी, शिलान्यास भी अथवा भूमि पूजन भी, ये सारे कार्य जो है उस दिन किए जाएंगे। तो इसलिए उसको गति देने के लिए और बहुत तेज़ गति देने के लिए जो है उसके लिए आज की बैठक की गई है और सभी अधिकारियों को ये साफ कह दिया गया है कि नवंबर एंड तक में जो है आप अपने आंकड़न जो है वो शासन तक पहुंचाने का काम करें ताकि उसमें जल्दी से जल्दी जो है वित्तीय स्वीकृति हम उसमें दिला सकें। तो सभी उस पर मैं समझती हूँ कि गंभीरता के साथ में जो है उसमें काम करेंगे और सीएम घोषणा को बहुत ही गंभीरता से लेने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि सीएम घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वो क्षेत्र के लिए लगभग सबके लिए जो है वो सबके लिए एक घोषणा होती है कि ताकि वो सबके लिए लाभदायक। उधम सिंह नगर की किच्छा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानून वापस किए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए खुशी का इजहार किया। किच्छा में ढोल नगाड़ों के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानून वापस करने की घोषणा का स्वागत करते हुए घोषणा को किसानों की जीत बताया है। किच्छा में आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता दीनदयाल चौक पर एकत्रित हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों द्वारा पिछले करीब 1 वर्ष से तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए आम आदमी पार्टी ने समय समय पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये जो मोदी सरकार है ये आज झुकी है और झुकने के बाद इन्होंने 1 साल से जो किसान परेशान थे, आंदोलन में बैठे थे, इन्होंने आज किसानों के जो काले 3 कानून थे वो वापस लिए हैं। और हम लोग जो आम आदमी पार्टी की मांग है वो ये है कि हमारे जो 1000 किसान भाई शहीद हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनके शहीदी पर मोदी सरकार को और मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं मांगी है। हम इस मोदी सरकार के इस बात विरोध भी करते हैं। अभी मोदी सरकार जो आज झुकी है, पूरे देश के सामने इन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। 1000 किसान बॉर्डर पर शहीद हो चुका है। आज इन्होंने अपने तीनों कृषि कानून वापस कर ये तय कर दिया है और ये बता दिया है कि मोदी सरकार गलत थी, लगातार गलत थी। और हम इसके बाद भी ये काले कानून जो तीनों उन्होंने वापस करे हैं, इसके बाद हमारी मांग है ये जो MSP है ये पूरा का पूरा लागू होना चाहिए और सरकार को एक बेहतर किसानों के हित वाला नया कानून बनाना चाहिए। और आम आदमी पार्टी इसकी मांग करती है। हम सभी इच्छावासी इस चीज़ की, सारे किसानों की इन मांगों में उनके साथ हैं। और प्रधानमंत्री द्वारा कृषि बिल कानून की वापसी की घोषणा के बाद विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, इसलिए तीनों कानूनों को वापस किए जाने की घोषणा की गई है। लेकिन आंदोलन में बैठे किसानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। 1 साल बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री ने इस बिल को वापस किए जाने की बात कही है। अभी भी किसानों की कई मांगे हैं। अभी तक किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया जा सका है, न ही MSP पर कोई गारंटी दी गई है। इतना बड़ा जख्म दिया सरकार ने, 1000 के लगभग किसानों की जान चली गई, शहीद हुए हैं और उनके फसलों का नुकसान हुआ। लाखों लोग सड़क पर हैं। दूसरी सर्दी उनके ऊपर से गुजर रही है। सर्दी, गर्मी, बरसात गुजर चुकी और अरबों रुपया राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने लगा दिया विज्ञापनों पर और ये साबित करने में कि ये तीनों कृषि कानून सही हैं। आखिरकार सच की जीत हुई। पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हम सब ने ये कहा था कि किसान के विरोध में है और अब चुनाव आते देखकर मोदी जी ने, जैसे कि अभी बाई इलेक्शन में रिजल्ट आए और उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, बुरी हार का सामना करना पड़ा और इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतें घटाई। और वैसे तो कहते रहते हैं हमारे हाथ में इसकी कीमतें नहीं हैं। तो अब उस हार की डर की वजह से जब 5 प्रदेशों के चुनाव सामने आ रहे हैं तो एक कृषि कानून इन्होंने वापस लिया है और अब किसान लगातार इस मांग को करते रहेंगे कि MSP
अभी हमारे गन्ने की यहाँ घोषित नहीं हुई, तो एमएसपी पर अपनी क्लियर पॉलिसी लाएं और जो इन्होंने ये कानून लाए थे उस पर अपनी नीयत भारत सरकार साफ करे। तो ये आखिरकार अभी अधूरी जीत है, लेकिन किसानों की, कांग्रेस पार्टी की एक जीत के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, उस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जो है वो घबराई हुई थी, क्योंकि क्षेत्र में जितने भी विधायक बीजेपी के थे तो वहाँ किसान उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। इसलिए केंद्र सरकार घबराई हुई थी और उन्होंने ये घोषणा की है। अभी जो किसानों की पूरी मांगें हैं वो नहीं हो पाई जब तक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब तक इस पर इसे को मजबूत नहीं करते, इस पर संसद में जब तक कुछ नहीं हुआ और जो उनकी ज़रूरी मांगे हैं अभी वो पूरी नहीं हुई, जब तक वो सारी मांगे पूरी हुई इसी तरह धरना चल। पूरे प्रदेश में किसानों पर मोदी सरकार द्वारा थोपे गए 3 काले कानून को वापस लेने की घोषणा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर आज कोटद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य झंडा चौक पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। सरकार द्वारा किसानों को पर जो 3 बिल थोपे गए थे, जिन तीनों बिलों को औचित्य नहीं था, जो सरकारों जो किसानों की ज़मीन छीनने से उनकी कमाई घटाने के लिए जो बिल पेश किए गए थे, आज जब मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई, उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी है। जब वो कहते थे कि जो ये बिल लाए हैं किसानों को उन्होंने देशद्रोही कहा, किसानों को उन्होंने ये कहा कि ये जो है आतंकवादी हैं, आज पाकिस्तानी। और आज जो है उस मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री, उनको बैकफुट पे आके इस बिल को वापस लेना पड़ा। और ये साबित हो गया है कि ये जो बिल थे ये वाकई में जो थे किसानों के विरोध में थे और उन्होंने देश की जनता से, किसानों से इसलिए माफ़ी मांगी है। हम हमेशा कांग्रेस के लोग बिल के विरोध में थे और आज जो है इस वजह से जब हमारी किसानों की जीत हुई, हमारे अन्नदाता की जीत हुई है, उस वजह से हम जो है खुशी मना रहे हैं। तो चुनावी रणनीति है, इस चुनाव की वजह से उन्होंने ये किया है। अभी आपने देखा हिमाचल में जो हाल हुआ, उस वजह से थोड़ा सा उन्होंने पेट्रोल डीजल में रेट कम किए। अगर जनता ये देखेगी, जनता को समझ में आ रहा है कि भाजपा को हटाओ, महंगाई घटाओ और जितने भी जो ऐसे इस तरह की जो बातें हैं जो इन्होंने जनता में। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈਏ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उधम सिंह नगर के किच्छा में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। किच्छा में आयोजित नगर कीर्तन में हजारों लोगों ने शिरकत की। किच्छा की पुरानी गल्ला मंडी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से प्रारंभ हुआ नगर कीर्तन नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः गुरुद्वारा परिसर में आकर समाप्त हुआ। नगर कीर्तन के दौरान बाहर से आई गतका पार्टियों ने अपनी प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलाकारों ने तमाम करतब दिखाकर लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया।
देव जी के जो उपदेश है, गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों का सत्कार किया है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों का सत्कार किया है और उन्होंने संदेशा भी यही दिया है कि आप सब, हम ईश्वर एक है, हम उसके सेवादार हैं। तो हम अपने अपने धर्म का तो सत्कार करें, लेकिन दूसरे के भी धर्म का हमको सत्कार करना चाहिए। ये गुरु नानक देव जी का उपदेश है। गुरु नानक देव जी ने 3 उदासी काटी है, कहाँ पर भूटान, कहाँ पर सिक्किम, कहाँ पर चाइना, कहाँ पर अरुणाचल, मतलब कि उस वक्त पैदल चल के 3 उदासी काटी है, जिसमें संदेश एक ही दिया है, भाईचारे का। हमेशा गुरु नानक देव जी ने कहा है कि अकाल पुरख एक है, हम उसके सेवादार हैं और आप लोग अपने धर्म का सत्कार करते हो, उसी तरह दूसरे धर्म का सत्कार करो। सबसे पहले मैं संगत को सतगुरु नानक प्रगटिया जिन्हें मिट्टी धुंध जाके चानन होया, साहब श्री गुरु नानक देव जी के 552 में प्रकाश पर्व की सब संगत को बधाई देता हूं। और मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं ये बधाई देना चाहता हूं कि आज हम जो है ये महान नगर कीर्तन जो है लेकर प्रकाश पर्व के तौर पर मना रहे हैं। और हम चाहते हैं सभी संगत को बहुत बहुत बधाई होए, लाख लाख बधाई होए। हर तरफ से पूरी संगत जो है, गुरु नानक देव जी सबके साझे पीर थे और साझे पीर होने की वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक मांगते थे। गुरु नानक देव जी ने ही लंगर चलाया, संगत और फिर पंगत, उसका नारा दिया और हम सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को भी, जिन्होंने आज गुरुपुरब के दिन केंद्र सरकार ने जो है किसानों की मांगें पूरी करी हैं, 3 काले कानून वापस लिए हैं और कॉरिडोर खोला है। वो तो गुरुपुरब पर, गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पर, जन्मदिन पर हर साल ये प्रयास करती है सरकारें कि वो कॉरिडोर खोला जाए और ताकि जो है करतारपुर साहिब के दर्शन हो सके। क्योंकि नानक मत्ता के एक निजी होटल में कांग्रेस पार्टी द्वारा नानक पंता विधानसभा के बूथ सदस्यों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष समेत नानक मत्ता विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में बूथ स्तर के सदस्यों को जिले से आई प्रशिक्षण देने वाली टीम ने प्रशिक्षित किया और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। मेरा बूथ मेरा, ये इस कार्यक्रम का हमारा नाम है और ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित करा जा रहा है, ताकि एक हमारा इंटरेक्शन जो हमारे बूथ लेवल के जो हमारे एजेंट्स हैं उनके साथ हमारी एक पार्टी का बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हो जाए और जो भी हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनसे अच्छी भेंट भी हो जाए। बात झटके या फायदे की नहीं है। ये 3 काले कानून पहले तो मोदी सरकार को लाने ही नहीं चाहिए थे और अगर ले आए थे तो आज करीब 700 साढ़े 700 लोग इन 3 काले कानूनों की वापसी के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तानाशाह का रवैया जो मोदी जी ने अपना रखा था, उसे इन्हें बैकफुट में जाने में 1 साल लग गया और इतने लोगों की शहादत हो गई। इन्हें समय रहते ही, जिस समय जनता की आवाज़ थी कि काले कानून वापस हो जाने चाहिए, उसी समय वक्त रहते ही इन्हें कानून वापस ले लेने चाहिए। इतना लंबा उधम सिंह नगर में हमारा ये बूथ प्रशिक्षण शिविर जो है लगा है और आज पहले दिन की शुरुआत है नानक मता से। कल हमारा सितारगंज होगा, परसों फिर किच्छा होगा, फिर रुद्रपुर, फिर गदरपुर, फिर बाजपुर। पूरे ज़िले में इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर जो है कांग्रेस पार्टी लगा रही है और कार्यकर्ताओं को हम उसमें कई हमारे जो AICC से जो कोऑर्डिनेटर आए हुए हैं समझाने के लिए, उसमें वो सारी चीज़ें उनको समझाएंगे कि बूथ लेवल पे हम पार्टी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से हम कांग्रेस की विचारधारा को लोगों को बीच में ले जाएँ और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर मुश्किल से जो है 2.5 महीने बचे हैं, तो इसीलिए जो है कमर कसने के लिए इस तरह के सारे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है जिले में। कार्यकर्ताओं से क्या अपील कर रहे हैं, किस तरीके से? भाई कार्यकर्ता सारे लगे हुए हैं, सबको पता है जो है हमारे यहाँ प्रत्याशियों की कमी नहीं है। हर विधानसभा में 5-5, 6-6। हरिद्वार में बहादुराबाद के ग्राम बोंगला में स्वजल मिशन के तहत बनी पानी की टंकी का ज्वालापुर विधायक ने शुभारंभ किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहादुराबाद के ग्राम बोंगला में बने स्वजल मिशन के तहत 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी का ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने शुभारंभ किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्वजल मिशन के तहत पानी टंकी के माध्यम से
ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 महीने के अंदर स्वजल मिशन के तहत इस पानी की टंकी से पानी की लाइनों से ग्रामीण क्षेत्रों में बने हर घर को जोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की योजना हर घर को जल, हर घर को नल। हमने ग्राम अदमलपुर बोंगला में 130 लाख रुपया अलग और 200 लाख रुपया अलग, 3 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना बोंगला के जल जीवन मिशन में दी है। हम चाहते हैं प्रत्येक घर में पानी जाए, जिसका शुभारंभ मैंने किया है। वो 6 महीने के अंदर लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का काम करेगा। हो गया है, प्रारंभ हो गया है, तो प्रारंभ करा दिया है और ये शीघ्र ही 6 महीने का कार्यकाल के अंतर्गत हम सब हर घर के अंदर। सीओ मंगलौर कार्यालय के बाहर किसानों का धरना देख सीओ मंगलौर पंकज गहरोला का पारा चढ़ गया। दरअसल सीओ कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर किसान धरने पर बैठे थे। इस दौरान किसान नेताओं को सीओ मंगलौर ने खरी खोटी सुना दी। बीती 10 नवंबर को 4 दबंगों द्वारा एक किसान की बेरहमी से की गई पिटाई के मामले को लेकर किसान धरना देकर बैठे हुए थे। घटना को 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और किसान जो है लगातार दबंगों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। बाजपुर चीनी मिल में प्रदेश सरकार द्वारा मृतक आश्रितों को नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज मृतक आश्रितों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान मृतक आश्रितों ने प्रदेश सरकार पर मृतक आश्रितों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और जल्द ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के मृतक आश्रित प्रदेश सरकार से लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जहां मृतक आश्रितों को सरकार और गन्ना मंत्री द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा मिल रहे आश्वासन के पूरे न होने पर बीते दिनों मृतक आश्रितों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसी के चलते शनिवार को मृतक आश्रितों ने मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जैसे कि हम लोगों ने ये अभी जो आपका 18 तारीख को हमने सांकेतिक धरना किया था, जिससे हमें लगता है कि उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। लगातार हम अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन पर, आला अधिकारियों पास, सभी पास जा चुके हैं और आपको ये लगभग 21 तारीख से आपका ये पढ़ाई सत्र चालू होने वाला है। पढ़ाई सत्र चालू होने के बाद किसी भी मृतक आश्रित को कोई जॉब नहीं मिल पाएगी, कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसा हमें लगता है कि सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। अगर हमारा ये जो नियुक्ति अगर हमारी जल्द ही नहीं दी जाती है तो हम अनिश्चितकाल धरने में बैठे हैं और अगर हमें नियुक्ति जल्द नहीं दी जाएगी तो हम आने वाले समय में भूख हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। सरकार को ये समझना चाहिए कि हमारे इस परिवार की जो दयनीय स्थिति है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हम रोटी के लिए, पानी के लिए परेशान हैं और इसीलिए हम ये अनिश्चितकाल धरने। हल्द्वानी के आरटीओ रोड स्थित कुमाऊं संभागीय परिवहन कार्यालय में 16 नवंबर से उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है, जहां कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने से संभागीय कार्यालय में वाहनों के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस कार्य बाधित हो गए हैं। तो वहीं हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में शासन द्वारा 24 पद स्वीकृत किए गए थे, जो त्रुटिवश 14 कर दिए गए हैं। उसके संशोधन और प्रमोशन को लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व में शासन द्वारा हमें 24 पद स्वीकृत किए गए थे, जो त्रुटिवश 14 कर दिए गए। उसकी संशोधन के लिए और उसके उपरांत प्रमोशन के लिए हमारे आंदोलन कार्यरत। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोगों ने? हमने आज सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए आह्वान किया है। क्या मांग रखते हैं सरकार? हम वही की करते हैं कि वो संशोधित कर हमारे पद प्रमोशन कर दिया जाए। सरकार अगर नहीं करती फिर आप लोगों का क्या? तब तक हम हड़ताल में रहेंगे। कब से चल रहा है? 16 तारीख से चल रहा है। देखिए, इनकी जो पिछले मंगलवार से स्ट्राइक चल रही है लोगों की जो है, तो अभी तो वर्तमान में लोग स्ट्राइक पर हैं जो है। तो इनके स्ट्राइक होने से जो हमारे कार्यालय के जो दैनंदिन कार्य हैं, चाहे वो लाइसेंस बनाना हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, गाड़ी की फिटनेस वगैरह, वो समस्त कार्य जो है अपने जो है रुके हुए हैं। तो उससे थोड़ा सा पब्लिक को परेशानी भी हो रही है और थोड़ा सा यह है कि यदि ये स्ट्राइक जो पीरियड है इस टाइम पे जो भी काम रुके हैं तो उसके वर्कलोड भी बढ़ेगा जो है। तो जो मांगे हैं इनकी उसको लेकर के क्या किया जा रहा है? अब इस पर तो जो है ना, अब ये जो उनकी यूनियन वगैरह है ये अपने शासन वगैरह में बात करेंगे जो है
तो सर यहाँ पर इनकी स्ट्राइक की किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, मतलब पूरे कार्य बाधित हो गए हैं? दिक्कत ये आ रही है, मैंने कहा ना कि न तो लाइसेंस बन पा रहे हैं, न तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो पा रहे हैं, न गाड़ियों की फिटनेस हो पा रही है, लोग टैक्स जमा करने नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं तो इससे थोड़ा सा नुकसान हो ही रहा है। समस्या का निदान लैंसडाउन के फतेहपुर में व्यापारी के साथ हुई मारपीट के मामले में आखिरकार पुलिस की नींद टूट ही गई है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और छर्रे बरामद किए हैं। घटना वाले दिन पुलिस घटना के दौरान फायरिंग की बात से लगातार इनकार कर रही थी, जबकि पीड़ित गोली चलने की बात कह रहा था और मीडिया को भी लगातार यही बयान दे रहा था। फिर भी पुलिस गोली चलने की बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। देखने वाला पहलू ये है कि जब फायरिंग की बात का खुलासा हुआ है तो क्या पुलिस इस घटना को अब इसी एंगल से जांच पड़ताल करेगी? उसमें जिस व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम है मारने का खुंदरी से, उसको तो सेम डे अरेस्ट करके जेल भेज दिया। साथ साथ जो मौके पे काम है वो काम रुकवाया हुआ है, वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। तीसरा, दोनों पक्षों की 107-16 करके उनको बॉन्ड डाउन कर दिया गया है। उसमें जांच हो रही है, जांच करेंगे जब मौके पे मिला है। वैसे तो जिस दिन घटना हुई उस दिन तो कुछ नहीं मिला, जब अरेस्टिंग हुई उसके 24 घंटे के अंदर भी नहीं मिला, वो करीब 24 घंटे बाद मिला है, तो वो जांच के दायरे में आ जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।